हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से NISM सीरीज 5A मॉक टेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम पार्ट 27। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर डॉटर मैरिज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए, डॉटर की मैरिज किस तरह का जो फंड्स प्रोवाइड करना है उसमें एक एग्जांपल है। ऑप्शन ए, गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल गोल और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमेशा उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव काम में रहता है कि कोई भी जो प्लान किया जाता है वो एक फाइनेंशियल गोल होता है। टू रीच ऑन ए फाइनेंशियल गोल इज ए पर्सपेक्टिव और विच एन ऑब्जेक्टिव वन वन पर्सन है। तो देखिए, इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी हो गया, फाइनेंशियल गोल। इट मीन्स टू अरेंज फंड्स फॉर डॉटर मैरिज इज एक्चुअली ए फाइनेंशियल गोल ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ वेल्थ साइकिल इज ए पैरेलल ऑफ रिटायरमेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, हमें पता है कि हमने लास्ट की कुछ भी वीडियोस में स्टडी किया था, दो तरह के फेजेस होते हैं हमारे पास। उसको हम बोलते हैं वेल्थ साइकिल, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और फिर वेदर दैट फेज इज पैरेलल टू द रिटायरमेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, क्योंकि एक तरह से लाइफ साइकिल हुआ, दूसरी साइड से वेल्थ साइकिल हुआ। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर ए होगा, बिकॉज वाई डिस्ट्रीब्यूशन फेज विल ऑलवेज बी द पैरेलल ऑफ द रिटायरमेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर अब आप इसको थोड़ा स्टडी करें तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, ऑल रिटायरमेंट प्लानिंग इज डन विद वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट एन इनकम स्ट्रीम दैट यू कैन नॉट आउटलाइव। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट होने के बाद जब एक इनकम स्ट्रीम नहीं रहती है तो एक हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है इनकम का, और हमारे पास एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करनी होती है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और वी कैन सी द रिटायरमेंट फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट्स व्हेन योर अर्निंग और योर अर्न इनकम स्टॉप्स। दिस इज द टाइम यू रीप टुवर्ड्स द रिवॉर्ड ऑफ द रिटायरमेंट प्लानिंग एफर्ट। तो जो आपने पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग की लगाई हुई होती है, पूरी प्लानिंग की होती है, उसके एफर्ट के रिवॉर्ड्स को रीच करना ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और रिटायरमेंट फेज ऑफ ए लाइफ साइकिल पैरेलल है। इन केस ऑफ एनपीएस, इन्वेस्टर कैन चूज विच ऑफ द असेट क्लास ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए, एनपीएस हमारा था नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें इन्वेस्टर कहाँ चूज कर सकता है? इसमें ऑप्शन है ए इक्विटी, बी कॉर्पोरेट डेट, सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डी ऑल ऑफ द अबव। ये भी आप लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। इसका आंसर है हमारे पास डी। कोई भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। वो इक्विटी में भी कर सकता है, डेट में भी कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकता है। इसलिए इसका हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इक्विटी स्टैंड्स फॉर ई, कॉर्पोरेट डेट स्टैंड्स फॉर सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टैंड्स फॉर जी, बिकॉज जी फॉर गवर्नमेंट, एंड देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स फंड्स जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एनपीएस इज एआईएफ। बैंक्टोरियल के इस वीडियो के न्यू क्वेश्चंस पर चलिए हम चलते हैं। न्यू पेंशन स्कीम इज रेगुलेटेड बाय, न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए या नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, ये कौन रेगुलेट करता है? इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, पीएफआरडीए, आईआरडीए, पीएफआरडीए प्लस आईआरडीए और नन ऑफ द अबव। देखिए, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एनपीएस की वो है पीएफआरडीए, जिसकी फुल फॉर्म हुआ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ इंडियन पीपल इज इन फिजिकल असेट्स। इसका मतलब है कि जो भी इंडियन लोग हैं उनके फिजिकल असेट्स में टोटल वेल्थ का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज फिजिकल असेट्स में इन्वेस्टेड है। ऑप्शन ए मोर देन 10%, बी मोर देन 25%, सी मोर देन 50%, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा आंसर है मोर देन 50%। तो जो इंडियन पीपल हैं वो अपने पूरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मोर देन 50% अपने फिजिकल असेट्स में करते हैं, ना कि फाइनेंशियल पेपर्स और फाइनेंशियल या ये कह सकते हैं कि नॉन फिजिकल असेट्स में। देखिए, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। बैंक्टोरियल का नया क्वेश्चन, पीएफआरडीए रेफर्स टू, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एनपीएस को डील करती है और एनपीएस को रेगुलेट करती है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है प्राइवेट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है सी,
PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एनपीएस को रेगुलेट करती है। इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल एसेट कैन बी प्रोडक्टिव फॉर इकोनॉमी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। वाई? देखिए, अगर इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ स्टडी किया हुआ, इकोनॉमीज दैट सेव मोर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड जस्ट ग्रो फोस्टर। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक तरह से सेविंग्स हो गई। तो इकोनॉमी जो कि ज्यादा सेव करती है वो ज्यादा ग्रो करती है। इन्वेस्टिंग टू इम्प्रूव एक्सेस, अब वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कहाँ काम आती है? एजुकेशन में, हेल्थ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके इकोनॉमी कैन ग्रो टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट एंड हेंस इंक्रीजिंग द पीपल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। इसलिए कोई भी अगर फाइनेंशियल एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स होता है तो वो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होता है। NCDEX रेफर्स टू, सिंपल क्वेश्चन है। NCDEX की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, इसके ऑप्शंस हमारे पास नेशनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, नेशनल करेंसी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कन्वर्जन एक्सचेंज। इसका आंसर हमारे पास सी, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, CD स्टैंड्स फॉर कमोडिटी एंड EX स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया सी, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। In case of buying of gold future contract, entire value of the gold has to be paid. What does it mean? देखिए, जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इनको बोलते हैं हम लोग, कमोडिटी में जब डीलिंग होती है तो क्या एंटायर वैल्यू जिसके ऊपर पूरा एक्सपोजर होता है, क्या वो पूरी पेमेंट करनी पड़ती है किसी को भी जो उसमें डील करता है? आंसर ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। बाय, देखिए, जब भी कभी गोल्ड फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स होती है तो वो पूरा 100% नहीं होता। Just like other commodities, margin for the gold future in India are quite low, approximately 4%। तो अगर कोई 1 करोड़ रुपए का अगर गोल्ड फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वहां पर अगर उसको डील करना है या पोजीशन लेनी है, तो जो ट्रेडर्स हैं वहां पे आराम से वो फ्यूचर्स में सिग्निफिकेंट पोजीशंस ले सकते हैं एट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5%। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ के गोल्ड फ्यूचर्स में अगर कोई पोजीशन लेना है तो सिर्फ 4 लाख का मार्जिन पेमेंट करके कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप दोस्तों बैंकटोरियल की इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती होंगी। तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखते रहिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए। हम कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए और व्यूवर्स के लिए कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम भी बहुत जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे अभी हमारी JIB सीरीज़, IRDA सीरीज़, NISM सीरीज़ तीनों अभी अपलोडेड हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स पर और भी सीरीज़ आएंगी। तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और इनको सभी को बोलते रहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बैंकटोरियल का इस वीडियो पर नया क्वेश्चन है, दैट डैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वेल्थ टैक्स। ऑप्शन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, बी म्यूचुअल फंड्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हमारे पास सी है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और म्यूचुअल फंड दोनों पर ही वेल्थ टैक्स नहीं है, दोनों ही वेल्थ टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, हेंस आंसर इज सी। मैनी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन बैंक FD एंड नॉट इन डेट मार्केट बिकॉज। जो इन्वेस्टर है वो काफी इन्वेस्ट जो करते हैं वो बैंक FD में करते हैं और डेट मार्केट में नहीं करते। तो अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं या मेन प्राइमरी रीजन क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका आंसर है बी, लैक ऑफ अवेयरनेस। जनरली जो इन्वेस्टर्स है उसको डेट मार्केट के बारे में पता नहीं होता, थोड़ा बहुत FD के बारे में पता होता है, बट डेट मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो डेट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, रेदर दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन FD। इसीलिए सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हेंस आंसर इज बी। इंटरेस्ट अर्न इन बैंक इज बैंक FD इज टैक्सेबल ईच ईयर। तो ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, जो भी FD का इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इज फुल्ली टैक्सेबल टू द इंडिविजुअल। जबकि सीनियर सिटीजन है वो एक अमाउंट है 50,000 रुपीज जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट पर, वो आप अपनी उसमें टैक्स डिडक्शन में ले सकते हैं। बट सीनियर सिटीजन क्लेमिंग डिडक्शंस हैव टू शो इन दिस पर्टिकुलर राइट इन देयर इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न।
तो जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर वो टैक्सेबल हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं बैंक्टोरियल की हर वीडियो पर, ताकि आपकी हेल्प हो, आप एग्जाम्स क्लियर करने में और सर्टिफिकेशंस को पाने में आप बहुत जल्दी आपको हेल्प मिले, कम से कम मटेरियल स्टडी करना पड़े, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बने। तो प्लीज़ आप हमें अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने में सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके लिए बहुत जल्दी अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए एक क्वेश्चंस पेपर भी लेके आएंगे, और जो उसमें हाईएस्ट मार्क्स या हाईएस्ट परसेंटेज और वी कैन से कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वो बहुत जल्दी ये सीरीज आपके सामने आने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर इज टू मेक अवेलेबल द राइट अमाउंट ऑफ द मनी एट द राइट टाइम। तो देखिए इसमें पूछा है कि जो फाइनेंशियल प्लानर है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसकी प्लानिंग करता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मेक द राइट अमाउंट ऑफ मनी एट द राइट टाइम। इट मीन्स उसके जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो हर एक पॉइंट के फाइनेंशियल गोल होंगे, जस्ट लाइक डॉटर मैरिज और चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनको एक टाइम पर फुलफिल कराना और उसके एक पर्टिकुलर टाइम पर उस फंड्स की अवेलेबिलिटी कराना, वही फाइनेंशियल प्लानर का काम है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर हो गया ए, that the primary objective of the financial planner is to make the available the right amount of the money at the right time. In many health insurance policies, the customer has to bear the expenses and that can get reimbursed from the insurance company. True or false? तो ये ट्रू है। देखिए काफी इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है कि जब पहले कस्टमर को वो अपने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, बट वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, ट्रू है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। रिस्क एपेटाइट डैश एज नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर इंक्रीजेस। तो देखिए जब डिपेंडेंट मेंबर इंक्रीजेस होते हैं तो रिस्क एपेटाइट है वो नो चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो देखिए जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ेगा और डिपेंडेंट मेंबर्स बढ़ेंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी कम होगी, और फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी कम होगी तो रिस्क एपेटाइट भी डिक्रीज होगा। इसलिए इसका हमारा आंसर होगा ए, कि जैसे जैसे अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट मेंबर फैमिली में इंक्रीज होंगे वैसे वैसे रिस्क एपेटाइट of an investors would decrease, hence answer is A। देखिए जब फाइनेंशियल डिपेंडेंट मेंबर इंक्रीज होंगे तो उसके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज रहेंगी क्या? बिकॉज ही कांट गो इनटू टू मच इनटू स्टॉक्स और हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज देन ही नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स। Many dash have made available the risk portfolio profiling tool on their websites। तो देखिए वेबसाइट्स होती हैं किन किन की, एएमसीज की, रिसर्च हाउस, बोथ और नन ऑफ दीज। ये सभी एएमसीज और रिसर्च हाउस उन्होंने वेबसाइट्स पर एक तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग टूल दिया होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स जाता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करता है, और उसके क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे उसके रिस्क प्रोफाइलिंग हो जाती है कि वो किस कैटेगरी का इन्वेस्टर्स है, कि मिनिमम रिस्क है या मीडियम रिस्क इन्वेस्टर है या हाई रिस्क इन्वेस्टर, जिसको एग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। तो वो रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स ये जनरली सभी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की वेबसाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी, जस्ट लाइक एएमसीज और रिसर्च हाउसेस, वो सभी ये प्रोफाइलिंग टूल यूज करते हैं और ये क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। हेंस आंसर इज सी, बोथ एएमसीज एंड रिसर्च हाउस। डैश इज द डिसीजन आउटकम बेस्ड ऑन द मार्केट बिहेवियर। A, tactical asset allocation, strategical asset allocation, C, flexible asset allocation, D, fixed asset allocation। तो देखिए tactical asset allocation क्या होता है? Tactical asset allocation is an investment style in which three primary asset class, stock, bond और cash। Tactical asset allocation में ये तीन चीजों में इन्वेस्टमेंट्स होती है, या तो स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या कैश में, are actively balanced and adjusted। The ultimate strategy of tactical asset allocation is to maximize portfolio returns while keeping the market risk to a minimum। तो मार्केट रिस्क को मिनिमम रखेंगे और रिटर्न्स को, पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज रखेंगे, उसको हम बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। और वो जनरली तीन ही चीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कैश। हेंस दिस विल डिपेंड अपॉन द मार्केट बिहेवियर। क्यों? क्योंकि मार्केट बिहेवियर पर जो रिटर्न्स है वो किस पर डिपेंड करेगी, या कौन से इन्वेस्टमेंट्स की करेगी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कैश। इसीलिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का जो डिसीजन है या उसका आउटकम है वो मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर रहेगा। मैनी फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क ऑन द मॉडल पोर्टफोलियो, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं काफी मॉडल पोर्टफोलियो पर काम करते हैं। मॉडल पोर्टफोलियोज का क्या मतलब हुआ कि एक तरह से पहले प्री डिटरमाइंड और प्री क्रिएटेड पोर्टफोलियोज होते हैं,
और जब कभी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो वो उस क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट जनरली उन्हीं मॉडल पोर्टफोलियोज के ऊपर बेस्ड होती है जिसपे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। और जब जब भी उन क्लाइंट्स के लिए उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो टारगेट परसेंटेज एलोकेट करते हैं एज पर टू देयर मॉडल पोर्टफोलियो, और उसको बहुत कम कस्टमाइज करते हैं, बट उसको तो कभी कभी उसको रीबैलेंस भी करते हैं डिजायर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी, बट दीज इन्वेस्टमेंट्स जनरली बेस्ड ऑन देयर प्री डिफाइंड मॉडल पोर्टफोलियो जिसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बैंक टोरियल की सीरीज की नई क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर द एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टर? फैमिली इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कि रिस्क प्रोफाइलिंग जो इन्वेस्टर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैमिली इंफॉर्मेशन पे भी करते हैं, कितने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, कितने नॉन डिपेंडेंट हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी डिपेंड करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी करते हैं कि वो रिस्क एपेटाइट कितना है, मीडियम रिस्क है, एग्रेसिव रिस्क है, या लोवेस्ट रिस्क इन्वेस्टर है। तो जो हमारा यहाँ रिस्क प्रोफाइलिंग है वो सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आज की बैंक ट्यूटोरियल की वीडियो में आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। Please keep on subscribing my channel. Definitely we will keep you helping on getting these kind of certifications on various financial aspects which are related to your financial sectors just like banking. Hence enjoy your day and keep watching these videos. एंड जैसा मैं बता रहा था आपको, हम आपके लिए एक नई सीरीज लाएंगे अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेफिनेटली कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट भी जीत सकते हैं। मेंबरशिप प्रोग्राम्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को कुछ डेफिनेटली एडिड एडवांटेज मिलेंगी, कुछ और मटेरियल मिलेगा, या उनको इन एग्जाम्स को पास करने की ट्रिक्स मिलेगी। तो दोस्तों, अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।